नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप लोगों के साथ पिछली क्लास में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश किए थे। वहाँ हमें ये पता चला कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं उनको हम लोग दो ग्रुप में या दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप हम लोग कहते हैं दिस इज़ द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और दूसरे को हम लोग कहेंगे इट इज़ द स्टेरॉयडल ड्रग्स जो एक्ट करेगी एज एंटी इन्फ्लामेटरी। वहाँ हम लोगों ने ये भी जाना कि जब हमारे बॉडी पर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का इफेक्ट नहीं होता, ये ड्रग इन्फ्लामेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती, उस कंडीशन में फिजिशियंस या डॉक्टर्स स्टेरॉयडल ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो क्या ये जो स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं इट इज़ बेटर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देन द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स? क्या ये जो स्टेरॉयडल ड्रग्स है दे आर मोर इफेक्टिव देन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स? आज हम लोग इसी का जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं ये ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं, उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कंट्रोल करते हैं और उससे हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रही है उस इन्फ्लामेशन को ये ब्लॉक करते हैं। या हमारे बॉडी में जो पेन या फीवर हो रही हैं उन पेन और फीवर को भी ये कंट्रोल करते हैं। तो आज हम लोग जो क्लास है हम लोगों का वो मेन हमारा इसी पर डिपेंड करेगा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होती हैं और इनका हमारे बॉडी के ऊपर क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। लेकिन इसके स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानकारी हासिल करते हैं, पिछली क्लास को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। वहाँ हम लोगों ने ये कहा था कि बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई नॉक्सियस सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर हो रहा हो या कोई नॉक्सियस स्टिमुलाई हार्मफुल स्टिमुलाई हमारे बॉडी को अटैक करेंगी, उस कंडीशन में हमारी बॉडी एक केमिकल को सिक्रीट करती हैं और जिसे हम लोग कहते हैं दीज आर द केमिकल मेडिएटर्स। और ये केमिकल मेडिएटर्स हमारे बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स डेवलप करेंगी और उन सिम्टम्स से हमें ये पता चलेगा कि हमारे उस पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई टॉक्सिक मटेरियल या कोई मैकेनिकल या फिजिकल मटेरियल या फिजिकल स्टिमुलाई उन पार्ट को अफेक्ट कर रहा है और उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। यदि उसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो उस पार्ट को कोई नुकसान पहुंच सकता है। मीन्स कि ये जो सिम्टम्स हम डेवलप करेंगे केमिकल मेडिएटर्स, ये केमिकल मेडिएटर्स जो भी सिम्टम्स डेवलप करेंगे दीज सिम्टम्स आर द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, या हम कह सकते हैं दीज सिम्टम्स आर द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है, डिफेंसिव रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं कि यह एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स है टू इन्फॉर्म दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये केमिकल मेडिएटर्स थे हमारे, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके, हिस्टामिन से, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन से, इकोसानाइड से, ब्रैडिकाइनिन से, इंटरल्यूकिन से एटसेट्रा। और सभी जो ये केमिकल मेडिएटर्स हैं वो कोई ना कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आज का जो हमारी क्लास रिलेटेड है दिस इज़ मेनली रिलेटेड विद द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कि जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो हमारे बॉडी पे इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है उसी के बारे में आज हम लोग कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फार्माकोलॉजी को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन होता क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में हमें कब पता चला।
एक्चुअल में सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी में मेल के सीमेन, मेल का जो सीमेन है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक एक्सक्रीशन है, इस सीमेन के अंदर एक केमिकल पाई गई और उस केमिकल का ये इफेक्ट देखा गया कि वो यूटेरस में जब एंटर करेगा, जब मेल का सीमेन यूटेरस के अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पे वो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। वहाँ उस टाइम ये समझा गया कि ये जो केमिकल है, ये केमिकल मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जा रहा है, और चूंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जा रहा था, इसलिए इसका नाम दिया गया, इट इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। लेकिन बाद में इस पे और रिसर्च हुआ और इसके ऊपर स्टडी की गई, तो बाद में ये पाया गया कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स से रिलेटेड केमिकल्स हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट सभी सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे केमिकल को पता लगाया गया, स्टडी किया गया कि हमारे इन सेल्स के द्वारा बहुत सारे ऐसे केमिकल सिक्रीट होती हैं जिस केमिकल का सिमिलरिटी प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ है। तब वहाँ पर एक दूसरा नाम इसके लिए यूज़ किया गया कि अब हम इस प्रोस्टाग्लैंडिन को एक ग्रुप में रखेंगे, और उस ग्रुप का नाम दिया गया प्रोस्टानॉइड्स। जैसे आप देख रहे होंगे स्लाइड पे, ये नाम है, दिस इज द प्रोस्टानॉइड्स। मतलब क्या हुआ कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो सिर्फ हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड से ही सिक्रीट नहीं होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज और सेल्स हैं, ऑलमोस्ट सभी टिश्यूज एंड सेल्स के द्वारा ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिक्रीट होती हैं, और इसका नाम दिया गया, इट इज द प्रोस्टानॉइड्स। अब प्रोस्टानॉइड्स के अलावा एक और नाम दिया गया इस प्रोस्टाग्लैंडिन को, और उसे लोग कहते हैं इकोसानॉइड्स। इकोसानॉइड्स का जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया प्रोस्टानॉइड्स से, इसी प्रोस्टानॉइड्स का हम लोग यदि दूसरा नाम देना चाहें तो वो दूसरा नाम है, दिस इज द इकोसानॉइड्स। अब प्रश्न यह है कि प्रोस्टानॉइड्स वर्ड्स तो ठीक है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स से रिलेटेड है। अब चूंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम लोग नाम दे दिए थे कि इट इज सिक्रेटेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, लेकिन और भी बहुत सारे केमिकल्स थी जो इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जैसी थी, इसीलिए उसके ग्रुप का नाम दिया गया प्रोस्टानॉइड्स। लेकिन अब प्रश्न ये है कि हम इसका नाम इकोसानॉइड्स क्यों दिए, मीन्स जो साइंटिस्ट ने इनका नाम इकोसानॉइड्स क्यों दिया गया। बहुत ही सिंपल। अब आप फील होगा कि एक नया सा वर्ड आ गया हमारे इस फार्माकोलॉजी में। यहाँ ये नया वर्ड नहीं है, हम लोग पहले भी इस वर्ड के बारे में जानते हैं, और एक वर्ड है इकोसा, ECOSA, इकोसा। आप हिंदी के अंदर जो गिनती होती हैं, जो नंबर्स हैं, उनमें हम 20, 21, 22 कहते हैं। 21 वर्ड याद कीजिए, 21 जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे 21। तो ठीक इसी तरह से जो ग्रीक लैंग्वेज है, उस ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड हम यूज़ करते हैं 20 के लिए, उसको हम लोग कहते हैं इकोसा। इकोसा मीन्स इट इज़ 20, इकोसा मीन्स इट इज़ 20। वैसा जहाँ पे 20 नंबर को हमें डेजिग्नेट करना हो, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इकोसा। और इसी 20 वर्ड से रिलेटेड हमारा जो वर्ड हो गया, दैट इज द इकोसानॉइड्स। ये हमारे हो गए, दिस इज द इकोसानॉइड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकोसानॉइड्स जो है ये कुछ रिलेटेड है विद द डिजिट दैट इज द 20। 20 मीन्स है, इकोसा मीन्स 20। अब देखिए होता क्या है कि ये जो इकोसानॉइड्स हैं, जैसे हम लोगों ने स्लाइड पे लिखा हुआ है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये लिपिड्स हैं, और जो इकोसानॉइड है ये क्या हमारा है, फैटी एसिड्स। मीन्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये भी हमारी फैटी एसिड्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फैटी एसिड्स, जो लिपिड्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ द फैटी एसिड्स। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था कि जो लिपिड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द फैटी एसिड्स। मीन्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी फैटी एसिड्स है। अब वैसा केमिकल, जिस केमिकल के अंदर
20 फैटी एसिड्स है, मीन्स 20 फैटी एसिड्स मिलकर यदि किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तब हम उस कंपाउंड का एक कॉमन नाम देंगे, इट इज द इकोसानोइड। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इकोसा मीन्स 21 नहीं है, इकोसा मीन्स 20, 20 इन द ग्रीक इट इज 20। तो वैसा ड्रग या वैसा केमिकल जिसके अंदर 20 फैटी एसिड्स पाई जाएंगी, उस केमिकल का नाम दिया गया, इट इज द इकोसानोइड्स। अब ये जो इकोसानोइड्स हैं, ऑलमोस्ट 4 टाइप के इकोसानोइड्स हमारे बॉडी या ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सेल्स में पाई जाती हैं। इनका नाम दिया गया प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्राइइन। कि ये 4 केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाएंगी और इसका एक कॉमन नाम देंगे। वो कॉमन नाम हम लोग क्या देंगे, इट इज़ द इकोसानोइड, या हम इसका दूसरा नाम दे सकते हैं, इट इज़ द प्रोस्टानोइड्स। कोई भी वर्ड यूज कर लें, प्रोस्टानोइड्स और इकोसानोइड्स। अब ये जो प्रोस्टानोइड्स हैं या जो इकोसानोइड्स हैं, ये इकोसानोइड्स का अपना बॉडी के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट होगा। जैसे कि यदि वो प्रोस्टाग्लैंडिन है तो वहाँ पे वो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा, मीन्स जिस सेल्स में प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होंगी उन सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होगा, उस सेल्स के अंदर स्वेलिंग होगी, उस सेल्स के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, उस सेल्स में रेडनेस डेवलप हो जाएंगी। दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द स्वेल इन्फ्लामेशन। सपोज करें कि हमें कहीं पे चोट लगा तो क्या होगा कि पहले वहाँ पे रेडनेस आएगी, फिर वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग होगा, फिर वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, फिर वहाँ का क्या होगा, वहाँ का जो टेम्परेचर होंगी वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगी, और हम फिर लास्ट में क्या कहेंगे कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी हो गई। तो ये जो सारा जो सिम्टम्स डेवलप हो रहा है, दैट इज़ द पेन या रेडनेस या स्वेलिंग या फीवर या इन्फ्लामेशन, वो किसके चलते हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द दिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इकोसानोइड्स। अब यदि सपोज करें कि यही ड्रग या यही कंपाउंड हमारे ब्लड के अंदर पाया जाएगा, तब हम उसे नाम देंगे, इट इज़ द थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बो वर्ड से थ्रोम्बोसाइट्स वर्ड याद होगा, ब्लड से रिलेटेड वर्ड है थ्रोम्बोसाइट्स, और उसी से रिलेटेड हो गया थ्रोम्बोक्सिन, जिसका काम क्या होगा कि ये ब्लड वेसल के अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगी। इनका पूरा डिटेल हम लोग आगे स्टडी करेंगे, इनका क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। अभी से भी इतना जानते हैं कि जो जो इकोसानोइड्स हैं उनमें से प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती हैं, थ्रोम्बोक्सिन हमारी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं, और यदि वहाँ पे ल्यूकोट्राइइन सिक्रीट होंगी तो ल्यूकोट्राइइन इन्फ्लामेशन और एलर्जी दोनों ही प्रोड्यूस करती हैं। मीन्स ये 4 इकोसानोइड्स हैं, 4 प्रोस्टानोइड्स हैं जो डेवलप होती हैं सभी सेल्स के द्वारा, और स्पेशली इंजर्ड सेल के द्वारा। यदि वहाँ पे इंजर्ड सेल हैं तो वो इंजर्ड सेल्स इन केमिकल्स को, इन कंपाउंड्स को डेवलप करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि प्रोस्टानोइड्स क्या होता है या प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है। स्टार्टिंग में सिर्फ हमें क्या मालूम था कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है जो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग जान चुके हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिर्फ हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स के द्वारा ही सिक्रीट नहीं होगा, पूरे बॉडी में सिक्रीट होगा, और उसके लिए जो कॉमन नाम दिया गया दैट इज द प्रोस्टानोइड, और दूसरा नाम दिया गया दैट इज द इकोसानोइड्स। और 4 इकोसानोइड्स का नाम बताया जा रहा है, दीज आर द प्रोस्टासाइक्लिन, दीज आर द प्रोस्टाग्लैंडिन, दीज आर थ्रोम्बोक्सिन एंड दीज आर ल्यूकोट्राइइन्स। तो आइए हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शनरी पार्ट कंप्लीट किया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है। अब हम लोग आएंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। हम लोग ये जान चुके हैं कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिक्रीट होती हैं, और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस कैसे करती है, उनकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है। जब हमें बायोसिंथेसिस के बारे में मालूम हो जाएगा तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स किस तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बायोसिंथेसिस को ब्लॉक करेंगी, और उसे ब्लॉक करके एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट या एनाल्जेसिक इफेक्ट या एंटी पायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे।
तो चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हम सभी को मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, जो सेल हैं उस सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ लिपॉइडल इन नेचर, या हम कह सकते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती हैं। ये भी हमें मालूम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होंगी, और इनमें जो लिपिड्स होंगी वो लिपिड्स वेरियस टाइप्स की लिपिड्स होती हैं। उनमें से एक लिपिड है जिसका नाम है एराचिडोनिक एसिड। एराचिडोनिक एसिड, मुझे उम्मीद है कि एराचिडोनिक एसिड आपने पहले सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो थोड़ा सा इसे रिवाइज कीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी में एक ऑयल स्टडी किया होगा, दैट इज़ द एराचिस ऑयल। यदि आपको एराचिस ऑयल का नाम याद है तो बहुत आप आसानी से एराचिडोनिक एसिड के नाम को भी याद कर सकेंगे। अब हम लोग को मालूम हो गया कि बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक लिपिड पाई जाएंगी और जिससे हम लोग कहेंगे इट इज़ द एराचिडोनिक एसिड। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होता है जिसका हम लोग नाम देते हैं फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज मीन्स है कि ये लिपिड के ऊपर, फॉस्फोलिपिड के ऊपर ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए इस एंजाइम का नाम दिया गया फॉस्फोलाइपेज। और ये जो फॉस्फोलाइपेज ए है, ये फॉस्फोलाइपेज एराचिडोनिक एसिड जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जा रही हैं उस एराचिडोनिक एसिड के ऊपर अफेक्ट करेंगे एंड इट विल कॉज रिलीज ऑफ एराचिडोनिक एसिड। अब जो एराचिडोनिक एसिड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आ गई। अब जैसे ही एराचिडोनिक एसिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आएंगी उसके ऊपर दो एंजाइम अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। एक को कहते हैं लॉक्स और दूसरे को कहते हैं कॉक्स। लॉक्स एंड कॉक्स। लॉक्स का मतलब हो गया लिपोऑक्सीजिनेज और कॉक्स का मतलब होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज। अभी हम लोग आगे इसका डिटेल जानेंगे। अभी सिर्फ हम इतना जानते हैं कि दो एंजाइम प्रोड्यूस होती हैं, एक का नाम होता है लॉक्स और दूसरे का नाम होता है इट इज़ द कॉक्स। अब ये जो हमारी जो लॉक्स हैं, ये लॉक्स प्रोड्यूस करती हैं ल्यूकोट्राइन्स की, जो हमारी जो केमिकल मेडिएटर्स थे ल्यूकोट्राइन्स, ये ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस की जाती हैं बाय द एंजाइम दैट इज़ द लॉक्स। और जो दूसरा एंजाइम है दैट इज़ द कॉक्स, वो कॉक्स हमारी प्रोड्यूस करती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं या जो थ्रोम्बोक्सिन है, ये थ्रोम्बोक्सिन प्रोड्यूस की जाएंगी किसके द्वारा, तो बाय द एंजाइम दैट इज नोन एज द कॉक्स। मीन्स दो एंजाइम हो गया लॉक्स। लॉक्स एराचिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्राइइन में कन्वर्ट करती हैं और जो कॉक्स होती हैं वो हमारे एराचिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स या थ्रोम्बोक्सिन में कन्वर्ट करती हैं। अब यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन जो होती हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन हमारे बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी दैट विल बी द फीवर, पेन एंड इन्फ्लामेशन। अब आइए हम लोग इसी बायोसिंथेसिस को फ्लो चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्लो चार्ट में क्या बना हुआ है कि हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाइलिपिड लेयर है। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक केमिकल, एक लिपिड पाई जाएंगी जिसका नाम दिया गया इट इज़ द एराचिडोनिक एसिड। ये जो लिपिड है उस लिपिड का नाम दिया गया इट इज़ द एराचिडोनिक एसिड। अब ये एराचिडोनिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसको हम लोग कहेंगे फॉस्फोलाइपेज A2। और ये फॉस्फोलाइपेज A2 एराचिडोनिक एसिड जो स्टेरिफाइड फॉर्म में, लिपिड फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है, उसको रिलीज करेगा और वहाँ से एराचिडोनिक एसिड रिलीज हो जाएंगी। जैसे ही एराचिडोनिक एसिड रिलीज होंगी उसके ऊपर दो एंजाइम अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। एक का नाम हो गया लाइपोऑक्सीजिनेज जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं इट इज़ लॉक्स। और दूसरा हमारा हो गया दैट इज़ द साइक्लोऑक्सीजिनेज जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं इट इज़ कॉक्स।
लॉक्स एंड कॉक्स। जो लॉक्स होंगी ये लॉक्स हमारे एराचिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट कर देंगी, और जो हमारी जो कॉक्स होंगी वो एराचिडोनिक एसिड को थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन से इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मीन्स जो एराचिडोनिक एसिड है उससे क्या क्या सिंथेसिस हो गया, दैट इज द ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन, एंड दीज ऑल आर द इकोसानाइड और प्रोस्टानॉइड्स। अब हम लोग थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं। स्टार्ट में क्या हम लोगों ने कहा था कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और जो स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं उनमें से जो स्टेरॉयड्स हैं इट इज़ मोर बेटर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट दैन द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब हमें उसकी जानकारी इसी फ्लो चार्ट से मालूम हो जाएगी। जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं एक्चुअल में इट इनहिबिट क्लॉक्साजिनेज, दैट इज द कॉक्स, कि ये कॉक्स को इनहिबिट करती हैं। और जब ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कॉक्स को इनहिबिट करेंगी, नतीजा क्या होगा कि हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रीशन नहीं होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की बायोसिंथेसिस नहीं होगी, या प्रोस्टासाइक्लिन या प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की बायोसिंथेसिस नहीं होगी। और जब इन इकोसानाइड्स की बायोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रहा था या जो पेन हो रही थी या जो फीवर प्रोड्यूस हो रही थी वो फीवर नहीं होंगी। लेकिन जो हमारी एनसेड्स हैं, मीन्स जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, ये ल्यूकोट्राइन्स के सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करेंगी और ल्यूकोट्राइन्स अपना सिंथेसाइज या बायोसिंथेसिस इनका होता रहेगा। अब दूसरे पर आते हैं, दैट इज़ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मीन्स जो स्टेरॉइड्स हमारी हैं, जो स्टेरॉइड्स एक्ट कर रही हैं एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो जो हमारी जो स्टेरॉइड्स होती हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होंगी, ये क्या करती हैं कि इट ब्लॉक और इट इनहिबिट द एंजाइम फॉस्फोलाइपेज, और जब ये फॉस्फोलाइपेज को इनहिबिट कर देंगी तो नतीजा क्या होगा कि जो हमारी जो एराचिडोनिक एसिड थी, इस एराचिडोनिक एसिड का रिलीज नहीं होगा फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एराचिडोनिक एसिड रिलीज नहीं होंगी। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एराचिडोनिक एसिड रिलीज नहीं होंगी तो हमारी बॉडी किसी भी तरह का इकोसानाइड या किसी भी तरह का प्रोस्टानॉइड्स का सिंथेसिस नहीं करेगा, और नतीजा क्या होगा कि सारी की सारी जो इकोसानाइड्स है उनके सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएंगे। और इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को कहा जाता है इट इज़ मोर इफेक्टिव एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट दैन द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। मीन्स जो स्टेरॉइड्स से इसको नाम दिया गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर मोर इफेक्टिव। कारण समझ गए होंगे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एराचिडोनिक एसिड के ही रिलीज को बंद कर देती है। नतीजा क्या होता है कि जितने भी इकोसानाइड्स हैं उन इकोसानाइड्स का सिंथेसिस नहीं होगा, जबकि एनसेड सिर्फ क्या कर रही हैं कि इट ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ 3 इकोसानाइड्स, दैट इज द थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन से, और ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस कंटिन्यू रहेंगी। इसलिए डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं जब हमारा एनसेड्स काम नहीं करता। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि फिर डॉक्टर शुरू में ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वो एनसेड्स को क्यों यूज़ करते हैं? इसका सिंपल सा रीज़न ये है, इसका डिटेल हम लोग तब जानेंगे जब हम लोग स्टेरॉयड चैप्टर को स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जो स्टेरॉयडल ड्रग्स होती हैं, इन स्टेरॉयडल ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, और चूँकि इनका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होगा इसीलिए डॉक्टर्स या प्रिस्क्राइबर्स या फिजिशियंस प्रेफर करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के कंपेयर टू द दिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉयडल ड्रग्स। चलिए, अब हम लोग का एक पॉइंट तो हो गया सॉल्व कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉयडल ड्रग आर मोर इफेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट दैन द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम आते हैं अपने प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे। हमारा जो चैप्टर था, इस चैप्टर को हमें स्टडी करना था इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन।
अब ये जो हमारी फार्माकोलॉजी है, इस फार्माकोलॉजी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन 2 चैप्टर्स या 2 टॉपिक्स के अंदर स्टडी करनी है। एक तो हमारा हो गया दैट इज़ द चैप्टर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, वहाँ भी हमें स्टडी करना है। और दूसरा एक और चैप्टर है, उसे कहते हैं ऑटोक्वाड्स की, जो ऑटोक्वाड्स हैं उन ऑटोक्वाड्स के अंदर भी हमें इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स को स्टडी करनी है। मीन्स हम जो प्रोस्टाग्लैंडिन स्टडी करेंगे वो 2 चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा, दैट इज़ द ऑटोक्वाड्स एंड मैकेनिज्म ऑफ द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। यदि हम इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स को चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए तो बहुत आसानी से हम नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स के फार्माकोलॉजी को या नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हैं, उनको हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे, बहुत आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब यहाँ पे एक नाम आया दैट इज़ द ऑटोक्वाड्स, कि ऑटोक्वाड्स क्या होता है, व्हाट इज़ ऑटोक्वाड्स, या ऑटोक्वाड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए ऑटोक्वाड्स को डिफाइन करने का मतलब क्या होता है। ऑटोक्वाड्स को हम लोग कहते हैं कि दीज आर द लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे ये केमिकल सिक्रीट हो रही हैं वहीं पर ये केमिकल अपना एक्शन भी प्रोड्यूस करती हैं और ये हार्मोन की तरह इनका एक्शन होता है और इसीलिए हम इसे कहते हैं इट इज़ द लोकल हार्मोन। बहुत सारे ड्रग्स हैं जो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द ऑटोक्वाड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन भी उनमें से एक है एंड दैट इज़ द ऑटोक्वाड्स। इसके अलावा कुछ वर्ड और हैं जो हमें मालूम होना चाहिए व्हाइल वी आर स्टडिंग दिस प्रोस्टाग्लैंडिन। उस वर्ड का नाम देते हैं ऑटोक्राइन, और दूसरा का नाम लोग देते हैं पैराक्राइन, ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन। कि अब ये ऑटोक्राइन क्या है और ये पैराक्राइन क्या है। यहाँ वर्ड है क्राइन। क्राइन वर्ड जो रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड विद द एंडोक्राइन ग्लैंड। आपने स्टडी किया होगा एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसी एंडोक्राइन से रिलेटेड 2 वर्ड और हम स्टडी कर रहे हैं और हम आज जान रहे हैं, और वो हमारा वर्ड है ऑटोक्राइन और दूसरा वर्ड है पैराक्राइन। तो जो ऑटोक्वाड्स हैं उन ऑटोक्वाड्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक को कहेंगे ऑटोक्राइन और दूसरे को कहेंगे पैराक्राइन। ऑटोक्राइन का मतलब क्या हो गया कि वैसा केमिकल जो केमिकल किसी सेल के अंदर रिलीज हो रही हैं, किसी सेल के द्वारा प्रोड्यूस हो रही हैं और उसी सेल के ऊपर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तब हम उस तरह के लोकल हार्मोन का क्या नाम देंगे, इट इज़ द ऑटोक्राइन। दूसरा वर्ड है दैट इज़ द पैराक्राइन। जब पैराक्राइन का मतलब क्या हो गया कि वैसा केमिकल जो किसी एक सेल के द्वारा प्रोड्यूस की गई और उसकी जो सराउंडिंग सेल्स थी, जो सपोज करो एक सेल है ये, तो इसके जो सराउंडिंग सेल्स हैं, इसके आसपास जो सेल्स थी, उन सेल्स के ऊपर ये अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं, तब हम उस तरह के ऑटोक्वाड्स का नाम देंगे इट इज़ द पैराक्राइन्स। तो क्या हो गया, ऑटोक्राइन्स एंड पैराक्राइन्स। तो जो हमारी जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन हम स्टडी कर रहे हैं आज की क्लास में, ये प्रोस्टाग्लैंडिन से दोनों कैटेगरी में आती हैं। इट एक्ट एज ए ऑटोक्राइन्स एज वेल एज इट एक्ट एज ए पैराक्राइन्स। मीन्स कि जहाँ पे ये रिलीज होंगी वहीं अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगी, उसी सेल में अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगी और उसके साथ साथ जो उसके सराउंडिंग सेल्स हैं उन सराउंडिंग सेल्स पर भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। यदि उनके बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस हैं तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन उन एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस से डिफ्यूज होकर के दूसरे सेल्स में जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनके अंदर एंटर करेंगी और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। चलिए, ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा और जानकारी हासिल कर ली अपने इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। अब हमें मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर
जो भी केमिकल बायोसिंथेसिस हो रही हैं उनका कुछ ना कुछ यूज होता है, कुछ ना कुछ पर्पस होता है। इसका मतलब हो गया कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट हो रही हैं या जो इकोसाइनॉइड्स हमारे बॉडी में सिक्रीट हो रही हैं, उसके भी कोई ना कोई रोल या कोई ना कोई फंक्शंस हमारे बॉडी में होगा। यदि वो नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट हो रही हैं तब तो वो हमारे बॉडी में अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे बॉडी के डे टू डे फंक्शंस के लिए उसकी आवश्यकता होगी। यदि किसी कारण से इसी प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिक्रीशन है वो सिक्रीशन ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन का जो इफ़ेक्ट होगा वो इफ़ेक्ट अब हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर सकता है, हमारे बॉडी में पेन प्रोड्यूस कर सकता है, हमारे बॉडी में फीवर प्रोड्यूस कर सकता है। मीन्स जब नॉर्मल कंडीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होगा दैट विल सर्व सम यूजफुल पर्पस। लेकिन यदि हमारे बॉडी के ऊपर कोई मैकेनिकल स्टिमुलाई, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई या किसी तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस का अटैक हो गया और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इंक्रीज हो गई, प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा अमाउंट में सिंथेसाइज हो गई, ज़्यादा अमाउंट में बायोसिंथेसिस हो गई, तब उस कंडीशन में ये प्रोस्टाग्लैंडिन जस्ट अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और इसे कहेंगे फीवर या इन्फ्लामेशन या ये पेन भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसके चलते चूंकि इसका इफेक्ट डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके चलते जो प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट हमारे बॉडी पर होगा वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो चलिए हम लोग उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। एक ही प्रोस्टाग्लैंडिन एक टाइम में ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकता है और वही प्रोस्टाग्लैंडिन दूसरे जगह पर वैसोडाइलेशन प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह से मसल्स के ऊपर ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, मसल्स को रिलैक्स भी कर सकता है। इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड पार्ट ऑफ द ऑर्गन। आज हम लोग उन्हीं चीज़ के उसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, कब ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, कब ये वैसोडाइलेशन का काम करेगा, कब ये मसल रिलैक्सेंट का काम करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आइए, हम लोगों ने ये जाना कि हमारे बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं इट इज साइक्लोऑक्सीजिनेज। अब ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, एक्चुअल में ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 2 टाइप्स की होती हैं। एक को कहते हैं COX-1 और दूसरे को कहेंगे COX-2। COX-1 एंड COX-2, ये हो गया हमारा COX-1 और COX, दिस इज द COX-2। COX-1 और COX-2 जानने से पहले थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं कि जो हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, इस जो हमारी साइक्लोऑक्सीजिनेज है, इस साइक्लोऑक्सीजिनेज का 2 और नाम हम दे सकते हैं। एक को कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन H सिंथेज या हम इसे नाम दे सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंड परऑक्साइड सिंथेज। एक बार फिर से मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम क्या हो गया, साइक्लोऑक्सीजिनेज का नाम क्या हो गया, एक तो साइक्लोऑक्सीजिनेज नाम हो गया, दूसरा नाम हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन H सिंथेज और तीसरा नाम हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपरऑक्साइड सिंथेज। लेकिन जो मोस्ट कॉमन या जो सबसे प्रचलित नाम है दैट इज द साइक्लोऑक्सीजिनेज या इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं COX। अब ये जो COX है ये COX-2 टाइप्स की होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं COX-1 साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और दूसरे हम लोग कहेंगे COX-2 या साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। अब जो COX-1 है उस COX-1 का एक और हम लोग इसके बारे में कहते हैं कि इट इज़ द कंस्टिट्यूटिव एंजाइम, जबकि जो COX-2 है इस COX-2 को हम लोग कहते हैं इट इज़ द इंड्यूसिव एंजाइम। देखिए दोनों वर्ड है, ये है इंड्यूसिव एंजाइम और दिस क्या है, इट इज़ द कंस्टिट्यूटिव एंजाइम। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं कंस्टिट्यूटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि जो COX है इट इज़ द नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर का एक नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है जो नॉर्मल कंडीशन में सेल के अंदर पाई जाती हैं। और जब उस तरह का ये एंजाइम जो COX-1 होगा वो नॉर्मल कंडीशन में पाई जाएंगी, इसलिए इसे हम कहेंगे इट इज़ द कंस्टिट्यूटिव एंजाइम और इट इज़ द साइक्लोऑक्सीजिनेज 1। दूसरा कि हम लोग इस COX-1 का एक और इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ द हाउस कीपर ऑफ द सेल, कि मीन्स सेल का ये हाउस कीपर है। मीन्स जो सेल का जो प्रॉपर फंक्शन है उस प्रॉपर फंक्शंस को प्रोटेक्ट करने में ये COX-1 हेल्प करता है।
दूसरा कहा जा रहा है कि जो COX-2 है, दिस COX-2 इज इंड्यूसिबल इन नेचर, मीन्स इट इज इंड्यूसिव इन नेचर। जब हम वर्ड यूज करते हैं इंड्यूसिव, मीन्स क्या हुआ कि ये नॉर्मल कंडीशन में सेल के अंदर रिलीज नहीं होंगी। जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई उस सेल को अटैक करेंगी, या जो कोई एक्सटर्नल मटेरियल या एक्सटर्नल सब्सटेंस या एक्सटर्नल केमिकल उस सेल को अटैक करेंगी, उस कंडीशन में सेल जब साइक्लोऑक्सीजिनेज को सिंथेसाइज करेगा, उस साइक्लोऑक्सीजिनेज को क्या नाम देंगे? इट इज़ द COX-2। मीन्स COX-2 कब रिलीज होगा? कि जब कोई इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, मीन्स ऐसा मेडिएटर जिसके चलते इन्फ्लामेशन, पेन या फीवर प्रोड्यूस होगा, वो हमारे सेल को अटैक करेगा, तब हमारा सेल साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 प्रोड्यूस करेगा। अब जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 होगा, उसके द्वारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होंगी, वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, हमारे बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं। जबकि साइक्लोऑक्सीजिनेज के द्वारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिक्रीट की जाएंगी, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स या जो इकोसानाइट्स सिक्रीट की जाएंगी, वो इकोसानाइट्स act as a protective response of the body or they will act as a defensive response of the body। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि COX-1 का हमारे बॉडी के ऊपर क्या नॉर्मल इफेक्ट होता है। सबसे पहले एक यहाँ पे स्लाइड पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इट इज़ द होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, अब ये होम्योस्टैसिस हम हो सकता है आपको मालूम हो, फिर भी जिनको नहीं मालूम है उनके लिए हम लोग होम्योस्टैसिस के बारे में जानकारी और हासिल करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इस वर्ड को सिर्फ रखते हैं कि इट COX-1 हेल्प्स इन होम्योस्टैसिस। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसका डिटेल जानेंगे। अब जो हमारी COX-1 है, इनके द्वारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट की जाती हैं, वो हमारे बॉडी में 3 टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। मेनली जो यूजफुल इफेक्ट है, जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, वो 3 टाइप्स का इफेक्ट है। सबसे पहला इफेक्ट ये कहा जा रहा है कि ये हमारे बॉडी की जो रीनल सिस्टम है, हमारी बॉडी की जो किडनी है, इस किडनी के अंदर ब्लड परफ्यूजन या कह सकते हैं ब्लड फ्लो को मेंटेन रखता है। ब्लड फ्लो को ये इंक्रीज करता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार रीनल सिस्टम में किडनी के अंदर ब्लड एंटर करती रहेंगी। मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प टू मेंटेन रीनल ब्लड फ्लो। दूसरा जो इसका इफेक्ट है, दैट इज ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखिए क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अपने सब्जेक्ट से हटते हैं और एक जनरल डिस्कशन करते हैं। हम सभी को मालूम है कि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होती हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब कभी आपने सोचा कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है तो स्किन पे बर्न स्टार्ट हो जाती है, स्किन में जलन महसूस होती है। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब स्टमक के अंदर होती हैं तो उस समय ये स्टमक के अंदर जो फूड है, उस फूड को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रही हैं। क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है तो फूड को भी ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगी। समझ में बात आ रही है। लेकिन जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारी HCl है, वो फूड को डाइजेस्ट कर रही हैं, तो ऐसा क्यों नहीं ये स्टमक के वाल को भी डाइजेस्ट करेंगी? फूड के अंदर भी प्रोटीनस मैटर है, फूड के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट मैटर है, फूड के अंदर भी लिपिड मैटर है, और जो हमारे जो स्टमक का वाल है, हम लोग मालूम है यहाँ पर भी ये प्रोटीनस इन नेचर होती हैं। अब ये जो हमारी स्टमक के वाल है उसको तो डाइजेस्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन उस स्टमक के अंदर जो कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रही हैं। अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्किन को तो बर्न कर देती हैं, लेकिन जो स्टमक का वाल है उसके वाल को ये बर्न नहीं कर पा रही हैं। उसका कारण क्या है? बहुत ही सिंपल कारण है। कारण क्या होगा कि जो हमारी स्टमक का वाल होगा, उस स्टमक के इनर वाल पे म्यूकस की लाइनिंग होगी। म्यूकस आप समझ रहे होंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वहाँ म्यूकस सिक्रीट होता है। तो इस स्टमक के वाल पे म्यूकस की लाइनिंग होती है, और ये जो म्यूकस की लाइनिंग है, ये म्यूकस की लाइनिंग प्रोटेक्ट करती है स्टमक के वाल को। किससे? तो फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फ्रॉम द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक।
और ये जो म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है या जो म्यूकस का सिंथेसिस होता है स्टमक के वॉल में, वो किसके द्वारा होता है? तो बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। की प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रमोट करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। और कैसे कर प्रोटेक्ट करेगा? तो बाय द फॉर्मिंग लाइनिंग ऑफ द म्यूकस। यदि किसी कारण से इस म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं होता है स्टमक के अंदर, स्टमक के वॉल में, उस कंडीशन में जो पेशेंट होंगे दे विल सफ़र फ्रॉम द अल्सरेशन, उनको स्टमक में अल्सर हो जाएंगी। मीन्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो हमारे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है, जीआईटी के वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे? तो फ्रॉम द एसिड और टू प्रिवेंट दैट इज द अल्सरेशन। जो तीसरा इसका फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर, दैट इज द ब्लड क्लॉटिंग। कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन में स्पेशली हम लोगों ने जो थ्रोम्बोक्सिन स्टडी किया, ये जो थ्रोम्बोक्सिन है इट एनकरेज द प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन मतलब कि जो हमारी थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो थ्रोम्बोसाइट्स को एग्रीगेट करेंगी, उन थ्रोम्बोसाइट्स को क्लम्प करेंगी और उससे क्या होगा? ब्लड का क्लॉटिंग होगा। मीन्स यदि हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा हो, कट लग गया हो, तो वहाँ जो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म होती हैं उनमें भी ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स मीन्स इकोसानाइड्स या थ्रोम्बोक्सिन अपना रोल प्ले करती हैं। मीन्स अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हमारे बॉडी पे 3 मेन इफेक्ट हैं। पहला इफेक्ट क्या हो गया कि इट मेंटेन रीनल ब्लड फ्लो। मीन्स यदि प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो गया हमारे बॉडी के अंदर किसी कारण से, तो किडनी के अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। दूसरा कि ये हमारे बॉडी के स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द म्यूकस, फ्रॉम द एसिड। मीन्स यदि हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट कम हो गया तो उस कंडीशन में हमें अल्सरेशन हो सकती है। और तीसरा हो गया कि ब्लड थ्रोम्बोसाइट्स को ये क्लॉट करने में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। मीन्स से यदि हमारे बॉडी में किसी भी कारण से प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट कम हो गया तो हमें क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होगी। तो दीज आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इन तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखेंगे। यदि ये तीनों पॉइंट आपको याद रहेगा तो आगे जब हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स स्टडी करेंगे तो उन ड्रग्स का क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंपल यहीं से आप कर सकते हैं कि कोई भी जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं वो क्या करेंगी, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्लॉक करेंगी। और जब वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्लॉक करेंगी तो नेचुरल है कि जो रीनल ब्लड फ्लो है वो रीनल ब्लड फ्लो को वो ब्लॉक कर देंगी। मीन्स रीनल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, वो साइड इफेक्ट आएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस जब रुक जाएगा तो हमारी जो गैस्ट्रिक एसिड से जो प्रोटेक्शन हो रही थी, म्यूकस का सिंथेसिस हो रहा था, वो म्यूकस का सिंथेसिस बंद हो जाएगा, हम अल्सरेशन हो सकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी ब्लॉकेज होगी तो क्या होगा, जो ब्लड की क्लॉटिंग हो रही थी वो ब्लड की क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर ब्लीडिंग बंद नहीं होंगी। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। खैर ये पॉइंट यहाँ का नहीं है, इसे हम लोग वहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग ड्रग्स रिलेटेड टू द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये हमारी कॉक्स का जनरल इफेक्ट हो गया जो कि होम्योस्टेसिस प्रोड्यूस करता है। अभी ये क्वेश्चन रह गया कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस। अभी हम लोग जानेंगे, आगे के स्लाइड में स्टडी करेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। अब आइए कि जब COX-2 सिक्रीट होगा, COX-2 का मतलब क्या हो गया कि ये इंड्यूसेबल है। इंड्यूसेबल का मतलब क्या हो गया कि वैसा एंजाइम वो तब सिक्रीट होगा जब हमारे बॉडी के ऊपर कोई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ रही है। मीन्स कोई इन्फ्लामेटरी अटैक हो रही है, कोई ऐसा मैकेनिकल इंजरी हो रही है जिसके चलते बॉडी में इन्फ्लामेशन हो। मीन्स कोई भी इन्फ्लामेटरी फैक्टर हो, कोई भी फिजियोलॉजिकल स्टिमुली हो या ग्रोथ फैक्टर हो, वो COX-2 के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती हैं। और जब COX-2 हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है तो ये COX-2 मीन्स COX-2 के द्वारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज होंगी वो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी में पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर प्रोड्यूस करेंगी। पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर।
क्लियर हुई बात ये। और इसको आप सिंपल भाषा में कहना चाहते हैं तो कहेंगे कि यदि हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन नॉर्मल अमाउंट में हमारे ब्लड में है, हमारे बॉडी में है, तो उस कंडीशन में वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यदि हमारे बॉडी में कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रही हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर प्रोड्यूस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हम प्रोस्टाग्लैंडिन को तो इकोसाइनाइड्स के कैटेगरी में रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्पेलिंग लिख रहे हैं तो वो स्पेलिंग क्या हमारा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एस आ रहा है। हम सिर्फ वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मीन्स कि बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि एक तरह की है, उनकी केमिकल थोड़ी सा फ़र्क है, और उसके अनुसार हम इस प्रोस्टाग्लैंडिन को डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, इसका हम लोग जो नोमेनक्लेचर है वो ए से लेकर के के तक का है कि प्रोस्टाग्लैंडिन ए, प्रोस्टाग्लैंडिन बी, प्रोस्टाग्लैंडिन सी, प्रोस्टाग्लैंडिन डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, मीन्स बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, जिनका इफेक्ट हमारे बॉडी में होता है, वो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। दीज आर प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन H2। इसके अलावा और भी है, लेकिन हम लोग सिर्फ कुछ नाम लिख रहे हैं जो ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टू मेंटेन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स पर अपना क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो जो सबसे पहला हम लोग ऑर्गन स्टडी करेंगे, दैट इज़ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे प्रोस्टाग्लैंडिन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या प्रोड्यूस कर रही हैं। हम लोग यहाँ पर पैथोलॉजिकल की बात नहीं कर रहे हैं, मीन्स एक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या बात करें, जो नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होती हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे हार्ट पे और हमारे ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन इज ए वैसोडाइलेटर, मीन्स ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। मीन्स वो ब्लड वेसल आपका आर्टरी हो या ब्लड कैपिलरीज हो या वेन्यूल्स हो, कोई भी ब्लड कैपिलरीज हो, उनको ये डायलेट करेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सभी ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करेगा, लेकिन जो ब्लड वेसल्स हमारे लंग्स में है, मीन जो पल्मोनरी आर्टरी हैं या जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं, इन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स पे ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। समझ गए होंगे, सारे के पे ये वैसोडाइलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो लंग्स हैं, लंग्स पे ऊपर ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। मीन्स वो पल्मोनरी आर्टरी हो या पल्मोनरी वेन हो। अब आइए, अब यहाँ पे हमें जवाब मिलेगा अबाउट द होम्योस्टैसिस, जो हमने पिछले क्लास में, पिछले स्लाइड्स में स्टडी किया था, होम्योस्टैसिस। ये होम्योस्टैसिस क्या होता है? देखिए, होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होती है और उसे हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग मैकेनिज्म, कि कोई एक इफेक्ट होगा तो तुरंत हर बॉडी के ऊपर दूसरा इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा जो उसे बैलेंस करेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी कारण से हमारे बॉडी के अंदर हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी और उस हार्ट बीट को नॉर्मल ले आएगी। ठीक इसी तरह सपोज करें कि किसी कारण से हमारी जो ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गई, तो हमारी बॉडी अपने आप एक्ट करेगी और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ले आएगी। क्या उल्टा हो गया कि किसी कारण से हमारे जो हार्ट बीट है, वो हार्ट बीट डिक्रीज हो गई, हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली एक्ट करेगा और उसे वो नॉर्मल तक ले आएगा। तो ये जो सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर डेवलप है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस।
तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो होम्योस्टैसिस में हेल्प करते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन भी उनमें से एक है जो हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जहाँ पे हम लोग देखा था, यहाँ पे वर्ड लिखा था होम्योस्टैसिस, तो होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब देखिए कैसे हेल्प करता है, इसी स्लाइड से क्लियर होगा। हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इट एक्ट एज ए वैसोडाइलेटर, और हमें मालूम है कि जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म इफेक्ट में आ जाएंगे, एक्शन में आ जाएंगे, और उसी टाइम जो हमारा हार्ट है वो हार्ट पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब फिर एक प्रश्न आ गया कि आइनोट्रॉपिक इफेक्ट है, दैट इज द पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। बहुत सिंपल कि हमें मालूम है कि हमारी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स करती हैं उसमें मिनरल्स मीन्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सभी का रोल होता है इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, मीन्स आयरन का रोल हो गया। अब यदि सपोज करें कि यही रोल हार्ट के ऊपर हो रहा है तो हम उस इफेक्ट का क्या नाम देते हैं, इट इज़ द आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। यदि हार्ट रेट बढ़ गया तो कहेंगे पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। यदि हार्ट मीन्स नॉट रेट, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो कहेंगे इट इज़ द पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, और जब कॉन्ट्रैक्शन रेट डिक्रीज हो गया तब कहेंगे इट इज़ द निगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। तो क्या होगा कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन से ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगी, हमारी जो हार्ट है वो, हमारी ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो इमीडिएटली हमारा हार्ट एक्शन में आ जाएगा और पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ताकि रिक्वायर्ड ब्लड बॉडी के ब्लड वेसल्स के अंदर पंप किया जा सके। और जब पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट आएगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारी जो कार्डियक आउटपुट है वो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम लोगों ने अभी क्या स्टडी किया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स इज ए potent vasodilator that dilate blood vessels including arteries, blood capillaries and blood venules, and this cause decrease in blood pressure. At this time our heart will start force blood with more force, means positive inotropic effect will be start, and there will be the increased cardiac output to maintain the blood pressure. तो ये हमारी इफेक्ट हो गई प्रोस्टाग्लैंडिन्स की ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब हम लोग आते हैं इन्फ्लामेशन पे। हम लोगों ने स्टडी किया कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब सिक्रीट होती हैं तो क्या होगा कि जो सेल्स होंगी उस सेल्स के अंदर स्वेलिंग आएगी। स्वेलिंग क्यों आएगी? क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लूइड या कुछ ना कुछ लिक्विड एक्यूमुलेट हो जाएंगे और उसके साथ साथ वहाँ पे पेन भी होगा। अब हम देखते हैं कि ऐसा कैसे होगा। हम ये तो जान चुके हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन आर्टरीज को या ब्लड कैपिलरीज को या ब्लड जो वेन्यूल्स हैं इनको डायलेट करती हैं, और जब डायलेट करेंगी तो वहाँ पर नेचुरल है कि वहाँ पे जो ब्लड होगा वो ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, ब्लड का अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगी। और जब ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा तो उसमें क्या होगा कि जो फ्लूइड्स हैं वो फ्लूइड्स सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, और वहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होंगी उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ये ब्लड का लिक्विड मिक्स होना स्टार्ट होगा। और जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लिक्विड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि स्वेलिंग आ गई, और जब हम टेक्निकली कहेंगे तो कहेंगे वहाँ पे एडिमा आ गया, और जब एडिमा आ गया तो मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो गई। सिंपल कि प्रोस्टाग्लैंडिन ने क्या किया, आर्टरीज को, ब्लड कैपिलरीज को, वेन्यूल्स को डायलेट किया। डायलेट होते ही क्या होगा, ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ब्लड के अंदर लिक्विड है, वो लिक्विड वहाँ से
मूव करेंगी कि कहाँ पे, टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जाएंगी। और जब वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जाएंगी तो वहाँ पर सेल में इन्फ्लामेशन या उस टिश्यूज में इन्फ्लामेशन या उस पार्ट में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग जाना कि प्रोस्टाग्लैंडिन किस तरह से हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स पे। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्टडी किया कि जो हमारी जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। देखिए इस स्लाइड में हम लोग क्या स्टडी किया कि ये ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड के एग्रीगेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या काम करेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब नॉर्मल कंडीशन होगा, उस कंडीशन में जो हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करेंगे। प्लेटलेट्स एग्रीगेट मतलब कि ब्लड के क्लॉटिंग को इनिशिएट करेंगे। दूसरा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स था वो वैसोडाइलेटर था, लेकिन यहाँ पे जो थ्रोम्बोक्सिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन की बात नहीं कर रहे, किसी बात कर रहे हैं थ्रोम्बोक्सिन की, जो ब्लड के अंदर थ्रोम्बोक्सिन है वो एक पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। अब देखिए क्या हो गया कि जो ये हमारे प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कर रहा है, एग्रीगेट का मतलब क्लॉटिंग में इफेक्ट कर रहा है। और दूसरा क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी थ्रोम्बोक्सिन है वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं। नतीजा क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे एक फ़र्क है कि जब ब्लड सर्कुलेट कर रहा होगा, जिस समय ब्लड सर्कुलेशन में होगा, उस समय ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स विल एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर एंड प्लेटलेट डीएग्रीगेटर। डीएग्रीगेटर मीन्स कि प्लेटलेट्स को आपस में क्लॉट नहीं होने देगा। कब? जब ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन जब वो ब्लड कहीं पे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ गई, चोट लग गई या वहाँ पे कट लग गया, तो उस कंडीशन में जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगी, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेटर। सर्कुलेशन में ये प्लेटलेट्स को डी एग्रीगेट कर रहा है, लेकिन जब हम क्लॉट पे आ रहा है, जब हम कटिंग पे आ रहा है, तो वो प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कर रहा है। मीन्स कि ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं करेगा, ब्लड को एग्रीगेट नहीं करेगा, वहाँ पे वो डी एग्रीगेटर की तरह काम करेंगी। लेकिन जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, कहीं कट लग गया, कहीं चोट लग गया, तब उस कंडीशन में ये पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर हो जाएंगे और प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करेंगे। क्लियर होगी बात ये? तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स मीन्स इकोसाइनाइड्स ऑन द ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम लोग ये ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में जान चुके हैं। अब आते हैं अपने स्मूथ मसल्स पे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो स्मूथ मसल्स पे किस तरह से एक्ट करेगा। तो ये तो हम लोगों ने इस टॉपिक के स्टार्ट में ही पढ़ लिया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब यूटेरस के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। और यूटेरस की जो मसल्स हैं वो कौन सी मसल्स हैं? तो दीज आर द स्मूथ मसल्स। मीन्स कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे इस स्मूथ मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे। और स्पेशली यूटेरस के बारे में कहा जाता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे यूटेरस की जो सेंसिटिविटी है टुवार्ड्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो इंक्रीज होता चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन शुरू में कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे? कम होंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन बढ़ती जाएंगी, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 7th मंथ, 9th मंथ तक पहुंच जाएंगी, जैसे जैसे ड्यूरेशन को आगे को बढ़ेंगी, वैसे वैसे यूटेरस का जो स्मूथ मसल्स हैं उसकी सेंसिटिविटी भी जो होंगी वो सेंसिटिविटी इंक्रीज होती जाएंगी। और एट द एंड ऑफ 9 मंथ, जैसे ही 9 मंथ
के आसपास होगा, तो उस समय जो हमारी सर्विक्स में जो फीमेल की जो सर्विक्स है, जो यूटेरस की जो ओपनिंग है, वो डायलेट हो जाएगा और उसे कहेंगे राइपनिंग। जैसे फल पकना होता है उसी तरह यह कहेंगे कि जो यूटेरस है वो पक गया, वो राइप हो गया, और वहाँ पे जो हमारी उसकी जो होगी सर्विक्स वो सॉफ्ट हो जाएगी ताकि आसानी से डिलीवरी हो सके। मीन्स कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमारे बॉडी के अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगी, उस प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा ताकि यूटेरस में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो, उसकी जो माउथ है वो माउथ ओपन हो जाए और जो फीटस है वो फीटस आसानी से बाहर को निकल जाए। तो ये तो हमारा जनरल फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है और किसी भी कारण से उनके बॉडी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा और इसको कंट्रोल रखना होगा कि ये इन्फ्लामेशन या पेन न हो, क्योंकि हमें मालूम है कि इन्फ्लामेशन और पेन होने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो सिक्रेशन है वो बढ़ रहा है, और यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी तो हो सकता है वहाँ पे एबॉर्शन का प्रॉब्लम हो जाए या जो एबॉर्शन का थ्रेट डेवलप हो जाए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज़ के अंदर कोई इन्फ्लामेशन और पेन ना हो, इस कंडीशन को हमेशा हमें अवॉइड करना चाहिए। अब एक बात और, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस सपोज करो किसी कारण से एट द एंड ऑफ 9 मंथ डिलीवरी नहीं हो रही है या लेबर पेन इनिशिएट नहीं हो रहा है। लेबर पेन मीन्स कि डिलीवरी के समय जो लेडीज़ के बॉडी में पेन डेवलप होता है उस समय क्या कहते हैं, लेबर पेन। यदि किसी कारण से ये लेबर पेन डेवलप नहीं हो रहा है तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज कर सकते हैं एज ए मेडिसिन, कि हम उनके बॉडी में मेडिसिन के रूप में प्रोस्टाग्लैंडिन को इंजेक्ट कर देंगे, तो उस कंडीशन में उनके यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और बेबी का डिलीवरी हो जाएगा, बेबी का बर्थ हो जाएगा। लेकिन इसका यूज़ प्रैक्टिकली हम लोग इस पर्पस के लिए नहीं करते, क्योंकि इससे बेटर ड्रग अवेलेबल है मार्केट में टू प्रोड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटेरस और टू इनिशिएट द लेबर पेन। तो ये हम लोगों ने जाना कि स्मूथ मसल्स के ऊपर हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इफेक्ट क्या होता है, तो वो क्या होगा, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन, कि स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए फिर कहा जा रहा है कि जो लेडीज़ के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती हैं, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एंड में जब ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है उस समय लेडीज़ या गर्ल्स पेन या दर्द महसूस करती हैं, और उसका कारण क्या है, दिस इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन, कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होगा, जब उनके बॉडी का जो एंडोमेट्रियम है वो एंडोमेट्रियम डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाएंगी, इनका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा, उस समय हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज होती हैं ताकि वो यूटेरस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सके, और जो वहाँ एंडोमेट्रियम हैं, जो ब्लड है, वो ब्लड हमारे उनके बॉडी से बाहर को एक्सक्रीट हो सके, बाहर को निकल सके। और चूंकि यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट हो रही है, इसलिए लेडीज़ फील या गर्ल्स फील करती हैं पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड, और इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं डिस्मिनोरिया। डिस्मिनोरिया देखिए वर्ड क्या है, डिस्मिनोरिया। आपने वर्ड सुना होगा डायरिया। डायरिया का मतलब क्या होता है, लूज मोशन, वाटर फ्लो, फ्रीक्वेंट वाटर फ्लो, अनकंट्रोल्ड वाटर फ्लो। उसी डायरिया की तरह से वर्ड है मिनोरिया, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से अटैच्ड है। मीन्स यहाँ पे ब्लड फ्लो जब होगा तब उसे कहेंगे मिनोरिया। यदि ब्लड फ्लो पेनफुल हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पेनफुल हो रहा है, तो उसका जो वर्ड है वो वर्ड हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ द डिस्मिनोरिया। मीन्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो डिस्मिनोरिया प्रोड्यूस करती हैं। मीन्स यदि हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ करेंगे एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन या एट द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो लेडीज़ या गर्ल्स इस डिस्मिनोरिया से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे।
दूसरा क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो यूटेराइन ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यूटेराइन के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ इस्चेमिक स्ट्रेच करेंगे और यूटेरस में पेन प्रोड्यूस करेंगे। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑन द यूटेरस। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव में तो हम लोगों ने जान लिया कि इस प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि जो सीमेन है, इस सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन पाई जाती हैं और ये जो सीमेन जब यूटेरस के अंदर एंटर करेंगी तो हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उस यूटेरस के वॉल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा और कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट करेगा तो जो स्पर्म होगा उस स्पर्म की मूवमेंट फास्ट हो जाएंगी और स्पर्म आसानी से ओवम तक के पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑन द मेन स्पर्म। अब हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट जानने की कोशिश करते हैं अबाउट द लंग्स, ब्रोंकियल मसल्स के ऊपर कि ब्रोंकियल मसल्स में भी मीन्स लंग्स में भी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, वहाँ पर इसका क्या इफेक्ट है। यूटेरस में तो हम लोग ने जान लिया कि ये यूटेरस के स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन ये हमारी जो लंग्स होंगी उस लंग्स के ऊपर ये पोटेंट वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। देखिए यहाँ वर्ड क्या है, पोटिया वैसोडाइलेटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऐसी होंगी जो वैसोडाइलेशन की तरह काम करेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की तरह कुछ ऐसे होंगे जो ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करेंगी और कुछ ऐसी होंगी जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 की जो PGE2 है, ये PGE2 will act as a bronchodilator, PGI2 will act as a bronchodilator, लेकिन PGD2 और TXA2 मीन्स थ्रोम्बोक्सिन और PGA2 they will act as a bronchoconstrictor। मीन्स अलग अलग प्रोस्टाग्लैंडिन्स अपना अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं ऑन द लंग्स, और जब इनका इम्बैलेंस हो जाता है उस कंडीशन में अस्थमेटिक अटैक डेवलप हो जाती हैं। पेशेंट में सफ़र फ्रॉम द अस्थमा, कि पेशेंट को अस्थमा हो सकता है। तो ये हम लोगों ने जाना कि प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन ऑन लंग्स या पल्मोनरी सिस्टम। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT पे क्या इफेक्ट होता है। हम लोग पहले जान चुके हैं, पहले स्टडी कर चुके हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन GIT के अंदर म्यूकस को सिक्रीट करता है और उससे वो स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, दैट इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन का GIT पर क्या इफेक्ट होगा। तो हमें मालूम हो गया कि ये स्टमक के सेल को प्रोटेक्ट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल को प्रोटेक्ट करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के सेल को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ द म्यूकस और बाय मेकिंग द लेयर ऑफ म्यूकस ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब इससे क्या होगा कि यह एक एंटी अल्सर एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा, मीन्स ये अल्सरेशन से स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा। ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को भी इनहिबिट करेगा और उसके सिक्रीशन को भी रिड्यूस करता है। हम लोग ये भी जान चुके हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो मैक्सिमम स्मूथ मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर भी ये स्मूथ मसल्स होंगे, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो स्मूथ मसल्स होंगी उन स्मूथ मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स इट विल कॉज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा ये म्यूकोसा के लेयर के द्वारा स्टमक और इंटेस्टाइन के वाल को ये प्रोटेक्ट करता है। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। रिगार्डिंग किडनी, इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती हैं वो किडनी के अंदर ब्लड परफ्यूजन को, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती हैं।
इसके अलावा एक और इफ़ेक्ट होगा कि ये एक हार्मोन होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये इस एंटी डायरेटिक हार्मोन को इनहिबिट करती हैं। इस एंटी डायरेटिक हार्मोन को इनहिबिट करने का मतलब क्या हो गया कि डायूरेसिस को ये प्रमोट करेगी। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या काम करेगा कि ये डायूरेसिस को डायूरेसिस को इनहिबिट करता है, और जब ये हार्मोन इनहिबिटेड हो जाएंगी, ये इस हार्मोन का सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमारी जो डायूरेसिस है वो डायूरेसिस से इंक्रीज हो जाएंगी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी के अंदर डायूरेटिक इफेक्ट को इंक्रीज करता है, और जब डायूरेटिक इफेक्ट इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो रीएब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा, पोटाशियम का रीएब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। तो किडनी के ऊपर से क्या इफेक्ट हुआ? पहला, इट इज काज द रीनल वैसो डायलेशन। सेकेंड, इट इनहिबिट हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। थर्ड, इट इनहिबिट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम एंड पोटाशियम। इससे क्या होगा कि जो यूरिन है उस यूरिन की जो वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि हमारे बॉडी में डायूरेसिस प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट जानते हैं, इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है, तो हम लोग मालूम है, पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ये इंक्रीज करता है। हमारे बॉडी के नेचुरल है पेन होगा तो बिहेवियर भी चेंज होगा, और हमारे बॉडी में सीडेशन भी प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होगा, ये हमारे बॉडी के अंदर हाइपर एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करता है। हाइपर एल्जेसिया प्रोड्यूस करता है। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं एल्जेसिया, इसका मतलब हुआ कि जो हमारी नर्व फाइबर्स हैं वो नर्व फाइबर्स कितना सेंसिटिव है टुवार्ड्स द पेन स्टिमुली। हमारे बॉडी के अंदर जो पेन स्टिमुली है उस स्टिमुली से कितना वो सेंसिटिव है, उसको हम लोग कहते हैं एल्जेसिया। और जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन है वो हमारे नर्व फाइबर्स के जो सेंसिटिविटी होती हैं, सेंसिटाइजेशन होती हैं, वो उस सेंसिटाइजेशन को इंक्रीज कर देती हैं एफरेंट नर्व से, जिससे क्या होगा कि हमें पेन परसेप्शन ज़्यादा होगा, हमें दर्द ज़्यादा महसूस होगा। और इन्हीं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर डिफरेंट थेराप्यूटिक इफेक्ट होंगी हमारे इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हमारे बॉडी में क्या थेराप्यूटिक यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात हम क्लियर कर दें कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकली हम इसका प्रोस्टाग्लैंडिन का हम इन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज नहीं रिकमेंड नहीं की जाती हैं बाय द फिजिशियन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द बेटर ड्रग्स। तो पहला इसका यूज़ क्या हो गया कि इट हेल्प्स इन एबॉर्शन। यदि हम प्रोस्टाग्लैंडिन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे वो एबॉर्शन प्रोड्यूस कर सकता है। मीन्स यदि हमें किसी कंडीशन में एबॉर्शन की आवश्यकता है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन एबॉर्टिफिशिएंट के रूप में यूज होता है। दूसरा कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सपोज करें कि लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन हम एडमिनिस्टर करके लेबर पेन को इंड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया कि पेप्टिक अल्सर। यदि किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर है तो हम उस पर्सन को प्रोस्टाग्लैंडिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशंस हैं वो सिक्रेशंस रिड्यूस हो जाएंगी और सेल को के अंदर म्यूकस का सिंथेसिस बढ़ जाएगा, और जो हमारी जीआईटी है, जो हमारी स्टमक है, वो उस एचसीएल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे हम प्लेटलेट्स स्टोरेज, सपोज करो कि हम प्लेटलेट्स को स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पर ये डी एग्रीगेटर के रूप में एक्ट करेगा और वहाँ पर ये प्लेटलेट्स को स्टोर करने में हेल्प करेगा। और लास्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि किसी मेल के अंदर यदि पेनिस के अंदर इरेक्शन नहीं हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे तो वहाँ पे इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। कारण क्या है कि इट एक्ट एज ए ब्लड डायलेशन, ब्लड वेसल डायलेशन। ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, और जब ब्लड वेसल को डायलेट करेगा तो क्या होगा कि पेनिस का जो ब्लड वेसल होंगे वहाँ डायलेट हो जाएंगे, वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो पेनिस के अंदर इरेक्शन भी आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज स्टडी किया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या
यूज़ है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को हम कैसे बायोसिंथेसिस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि क्लियर नहीं है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं आपको आपके डाउट्स को रिप्लाई करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन साथ साथ आपसे मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें ताकि हम अपने इस क्लास को और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेनिंग विथ मी फॉर such a long duration. Thanks a lot.